हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि और ये सेकंड पार्ट है लेक्चर 6। जो लास्ट लेक्चर था हम डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, तो इस लेक्चर का ही सेकंड पार्ट आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑल्सो दिस लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ 2020 एंड 50-50 सीरीज़। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisias.in। इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ स्पेशल कोर्सेज़ में। यहाँ पर 2020 50-50 सीरीज़ है, तो यहाँ इसका पार्ट है ये। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 की। तो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे हंटर कमीशन आई थी 1882 की, और उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आती है 1904 की। तो 20th सेंचुरी के जाते जाते पॉलिटिकल अनरेस्ट काफ़ी हो गया था। तो जो ऑफिशियल व्यू था वो ये था कि प्राइवेट मैनेजमेंट के अंदर जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गई थी, काफ़ी ख़राब हो गई थी। और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक तरीके से फैक्ट्रीज से हो गए थे कि सिर्फ पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज ही प्रोड्यूस कर रहे थे ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो नेशनलिस्ट जो है उन्होंने ये क्वालिटी का जो डिक्लाइन हो गया था, एजुकेशन की क्वालिटी जो डिटीरियोरेट हो गई थी, तो नेशनलिस्ट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बट साथ ही साथ नेशनलिस्ट ने गवर्नमेंट को एक्यूज़ किया कि आप जो है इलिटरेसी इरेडिकेट करने के लिए कुछ काम कर नहीं रहे हो। तो इरेडिकेट जो है आप इलिटरेसी को नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ जो है नेशनलिस्ट का व्यू था। उसके बाद क्या होता है 1902 में थॉमस रेलिक कमीशन आती है। तो ये जो रेलिक कमीशन जो होती है ये क्यों सेटअप की जाती है, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में उनकी कंडीशंस कैसी हैं, उनके प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, उनमें बेसिकली उन कमीशन उन यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाए, उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए ये कमीशन जो है वो सेटअप की गई थी, ताकि कुछ मेजर्स वगैरह भी बताए जाएं कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ जो है इंडिया की उनमें और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी वर्किंग में इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जा सकता है। और ये कमीशन ने जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का सारा उनको प्रेक्लूड कर दिया। ठीक है, फिर साथ में अब ये जो रिकमेंडेशंस थी इस पर्टिकुलर कमेटी की, रेले कमीशन की, उनकी रिकमेंडेशंस जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, उनकी रिकमेंडेशन पे ये एक्ट पास की गई थी। 1904 की एक्ट थी ये। अब इस एक्ट के भी कुछ रिकमेंडेशंस होंगे। तो इस एक्ट के क्या की फीचर्स थे, तो सबसे पहला तो ये है कि रेगुलेशन का फीचर है। अब क्या था कि यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको ये कहा गया कि आपको ज़्यादा अटेंशन जो है वो स्टडी पर देनी है, स्टडी पर आप ज़्यादा अटेंशन दोगे, रिसर्च पर आप ज़्यादा अटेंशन दोगे। ठीक है, दूसरा, जितने भी फेलोज़ हैं यूनिवर्सिटी के और जो उनका टाइम रहेगा, जो नंबर ऑफ़ फेलोज़ रहेंगे और जो उनका टेन्योर रहेगा, मतलब जितने टाइम तक वो ऑफिस में रहेंगे उसको घटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। और ज़्यादातर जो फेलोज़ थे उनको गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो कर दी गई। तो इसमें क्या हो गया, गवर्नमेंट के हाथों में मेजॉरिटी पावर चली गई। अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितने लोग होंगे यूनिवर्सिटी में, कितने टाइम तक वो ऑफिस में रहेंगे यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी पावर किसके हाथ में आ गई थी, गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। अब गवर्नमेंट के पास साथ में यूनिवर्सिटीज़ की वीटो पावर भी थी। गवर्नमेंट जो है वो वीटो पावर भी रख रही थी। जितनी भी जो आपके सेनेट के रेगुलेशंस होंगे, तो उन सारे रेगुलेशंस पे गवर्नमेंट की वीटो पावर आ गई थी। गवर्नमेंट के पास ये कंट्रोल था कि वो जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको कंट्रोल कर सकती है, उनको अमेंड कर सकती है, या नए रेगुलेशंस भी इनफैक्ट पास कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में पावर थी। अब उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी एफिलिएशंस का जो प्रोसीजर हो गया वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि उनके एफिलिएशन का जो कंट्रोल है वो भी सीधा सीधा गवर्नमेंट के पास चला गया। तो इसीलिए प्राइवेट कॉलेजेस का अगर एफिलिएशन करना तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया था पूरा प्रोसीजर। अब ये भी कहा गया था कि हायर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के नाम पर 5 लाख रुपए जो है वो हर साल सैंक्शन किए जाएंगे। तो जो भी हायर एजुकेशन हो गई, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो इनके नाम पर हर साल जो है 5 लाख रुपये सैंक्शन किए जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर की गई थी। ठीक है,
तो दूसरी चीज़ थी आपकी एजुकेशन। उसके बाद क्या हुआ कि कर्ज़न ने ये जस्टिफाई किया कि ज़्यादा जो उनका कंट्रोल आ रहा था, गवर्नमेंट जो ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी यूनिवर्सिटीज़ पे, तो कर्ज़न ने उसको कैसे जस्टिफाई किया कि हम जो है मतलब क्वालिटी और एफिशिएंसी ये सब चीज़ों को लेके आ रहे हैं, इस वजह से हम लोग ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को। तो कर्ज़न ने उसको ये एक्सक्यूज़ दे के मतलब बहाने से ये जस्टिफाई कर दिया। अब हुआ क्या कि कर्ज़न ने क्या किया कि बेसिकली असली में ये लोग क्या कर रहे थे, क्वालिटी एफिशिएंसी तो एक बहाना था, बट असल में तो ये लोग एजुकेशन को और रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ना, और साथ में ऐसे लोग एजुकेशन के माध्यम से ये लोग बना रहे थे, एजुकेशन को इस तरीके से डिसिप्लिन किया जा रहा था, और जितने भी एजुकेटेड क्लास हैं उनको इस तरीके से डिसिप्लिन किया जा रहा था कि वो लोग गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहें, तो उनकी लॉयल्टी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ रहे, ये वो इंश्योर कर रहे थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट पूरी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को कंट्रोल कर रही थी। क्वालिटी और एफिशिएंसी तो उनका मोटिव था ही नहीं कभी भी, हमसे क्या मतलब उनको, है ना। तो इसलिए नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने ये देखा कि नेशनलिस्ट ने इस पूरी एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं ये ठीक नहीं है। इनफैक्ट गोखले ने इसको रेट्रोग्रेड मेजर भी कहा, ठीक है। उसके बाद आता है द स्टेट ऑफ बड़ौदा 1906 में। तो ये जो प्रोग्रेसिव स्टेट थी बड़ौदा की, उसने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया अपनी टेरिटरीज़ से, और जितने भी नेशनल लीडर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को भी अर्ज किया कि जितने ब्रिटिश इंडिया के लिए भी ये सेम चीज़ की जाए कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो है पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए की जाए। इनफैक्ट गोखले ने एक बहुत ही पावरफुल एडवोकेसी भी की थी लेजिस्लेटिव असेंबली में इसी सेम चीज़ के लिए कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आती है 1913 की, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ये आता है। तो 1913 का ये रेजोल्यूशन होता है, एजुकेशनल पॉलिसी के लिए होता है ये रेजोल्यूशन, एजुकेशनल पॉलिसी की तरफ ये गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन होता है 1913 का। और जिसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल मना कर देती है कि हम जो है कंपलसरी एजुकेशन की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, बट हाँ गवर्नमेंट इतना ज़रूर एक्सेप्ट कर लेती है कि इलिटरेसी हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं। तो एक पॉलिसी ये लेकर आती है गवर्नमेंट कि हम इलिटरेसी हटाएंगे, और ये भी करती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ये अर्ज करती है गवर्नमेंट कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है कुछ ऐसे स्टेप्स लें ताकि वो लोग फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन जो है गरीब लोगों को प्रोवाइड करें। तो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो पुअरर को प्रोवाइड किया जाए, गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जाए, और साथ ही साथ जितने भी बैकवर्ड सेक्शन हैं उनको भी फ्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। फिर प्राइवेट एफ़र्ट्स भी एनकरेज किए गए कि प्राइवेट एफ़र्ट्स भी लगाए जाएं इस चीज़ के लिए, और जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाए। हाँ, एक ये ज़रूर डिसाइड हुआ था कि हर एक प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी, और साथ ही साथ टीचिंग एक्टिविटीज़ जो हैं यूनिवर्सिटीज़ की उनको भी एनकरेज किया गया, ठीक है। तो ये था आपका गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1913 का। आफ्टर दैट कम्स सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917। 1917 से 1919 की ये कमीशन होती है, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। तो बेसिकली ये सेटअप क्यों की जाती है, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी कैलकाटा यूनिवर्सिटीज़ की तो उन प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाए, उनको रिपोर्ट किया जाए। बट ये जो रिकमेंडेशंस थी वो ज़्यादातर बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ जो जितनी भी थी तो बाकी सब पे भी ये सेम जो है वो एप्लीकेबल थी, ये सारी रिकमेंडेशन सैडलर यूनिवर्सिटीज़ कमीशन की। तो क्या हुआ था बेसिकली, इनका जो व्यू था वो ये था कि हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इनका इम्प्रूवमेंट जो है वो एक नेसेसरी चीज़ हो गई थी इनके लिए। तो उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, कुछ अलग अलग पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे इन्होंने पूरी जो एजुकेशन फील्ड थी उसको सबको रिव्यू किया, स्कूल से लेकर के पूरी यूनिवर्सिटी तक। तो स्कूल कोर्स इन्होंने कहा कि जैसे स्कूल कोर्स जो है उसमें वो 12 साल का होगा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी जब वो एंटर करेंगे तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेज के बाद ही यूनिवर्सिटी में एंटर करेंगे। तो मैट्रिक के बाद सीधा यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे,
और यूनिवर्सिटी में जब वो जाएंगे तो 3 साल का कोर्स होगा। और ये क्यों किया जाएगा ये 3 साल का कोर्स? ताकि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी स्टेज के लिए पहले तो प्रिपेयर किया जाए, फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको रिलीव किया जाए कि ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ना लिया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी ना लिया जाए, तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज़ को भी रिलीव किया जाएगा, ठीक है। और क्या कॉलेजिएट एजुकेशन वगैरह भी प्रोवाइड करने का यहाँ पर बात की गई थी कि थर्ड पॉइंट ये आपका आता है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जितने भी कॉलेजिएट एजुकेशन है, ऐसे लोगों को जो कि यूनिवर्सिटी स्टेज पर नहीं जाना चाहते हैं, उन लोगों को कॉलेजिएट एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात की गई थी, सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, 10+2+3 का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, कि जिसमें पहले आप 10th करोगे, फिर 12th पास करने के बाद ये 3 साल का आपको डिग्री कोर्स करना पड़ेगा ताकि आप ये यूनिवर्सिटी स्टेज के लिए आप प्रिपेयर हो पाओ। यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड जो था उससे उसको रिड्यूस करना और साथ में ये सारी चीज़ें करना। अब तीसरी चीज़ ये क्या हो गया था कि एक अलग से ना इन लोगों ने सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया, और ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, जितने भी आपकी सेकेंडरी एजुकेशन इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वगैरह करने के लिए ये एक अलग से एक बोर्ड बनाया गया था। अब इस बोर्ड में क्या था कि फिर नेक्स्ट चीज़ ये हो गई थी कि जितनी भी आप यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस बना रहे हो उनमें रिजिडिटी जो है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो इसीलिए जितने भी रेगुलेशंस हैं वो थोड़े से कम रिजिड होने चाहिए, थोड़े से और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फिर तीसरी चीज़ ये थी कि यूनिवर्सिटी जो है उसको सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरह फंक्शन करना चाहिए। एक यूनिटरी आपका रेजिडेंशियल टीचिंग ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए, विमेन एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये एक स्केटर्ड एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। तो रेजिडेंशियल टीचिंग ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए। फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, जिसमें अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन की बात की गई, ठीक है। फिर टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई, तो टीचर ट्रेनिंग को भी इंक्लूड किया गया, जितने भी प्रोफेशनल वोकेशनल कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें की गई थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, ठीक। आफ्टर दैट आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इससे पहले का जो पीरियड था 1916 टू 1921 का ये पूरा पीरियड था, जिसमें 7 नई यूनिवर्सिटीज़ भी खोली गई थी। अगर एक्स्ट्रा इन्फो के लिए, जैसे मैसूर में एंड पटना, बनारस, देन अलीगढ़, ठीक है, डक्का, लखनऊ एंड उस्मानिया। तो यहाँ पर ये 7 नई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी खोली गई थी। फिर 1920 में गवर्नमेंट ने ये सैडलर रिपोर्ट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को रेकमेंड कर दी थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आती है। इस एक्ट के थ्रू ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स होते हैं, जिसमें एजुकेशन जो है वो उसको प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ पर शिफ्ट कर दिया जाता है, और गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली एजुकेशनल मैटर्स में डायरेक्ट इंटरेस्ट लेना बंद कर देती है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही होती है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स और ये लिबरली सैंक्शनड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, 1902 से जो चलती आ रही होती हैं, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट कहती है भैया ये थोड़े लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, ये प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ के पास ही दो, ये लोग अपने आप खुद देख लेंगे। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो स्टॉप हो जाता है। अब जितनी भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाते एजुकेशन सेक्टर में भी, बट फिर भी एजुकेशन काफ़ी बढ़ती भी है, स्पेशली फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स के अंडर काफ़ी एजुकेशन जो है वो बढ़ावा होता है, ठीक है। तो डायरार्की यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाती है, एजुकेशन को ट्रांसफ़र सब्जेक्ट बनाया जाता है। आफ्टर दैट हार्टॉग कमेटी आती है 1929 की। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग प्राइमरी एजुकेशन को बिल्कुल जस्टिफाई कर देते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड अगर मैं आपको थोड़ा सा बात करूँ कि जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं वो और बढ़ जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हैं उनको आप देखोगे कि अभी हार्टॉग कमेटी आते आते इंक्रीज़ देखा जाता है, जिसकी वजह से एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी कम हो जाते हैं, है ना। कि जितनी ज़्यादा तादाद जो है स्कूल्स की, कॉलेजेस की बढ़ रही थी, उतना ही ज़्यादा एजुकेशन की क्वालिटी थी या एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स थे वो और ज़्यादा डिटीरियोरेट कर रहे थे।
ये चीज़ हो रही थी। तो हार्ट टॉक कमेटी जो है वो इसीलिए सेटअप की गई थी ताकि एजुकेशन की डेवलपमेंट पे एक रिपोर्ट बना के दे सके। तो उसकी जो मेन रिकमेंडेशंस होती हैं वो क्या होती हैं कि सबसे पहले तो आपको प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपने जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर दिया या कंपल्शन कर दिया एजुकेशन में, तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, प्राइमरी एजुकेशन को जस्टिफाई उन्होंने किया कि एम्फेसिस प्राइमरी एजुकेशन पे आपको देना पड़ेगा। फिर साथ ही में सेकंड पॉइंट आपका ये है कि सिर्फ डिज़र्विंग स्टूडेंट जो हैं वो हाई स्कूल में और जो आपका इंटरमीडिएटरी स्टेज होता है, इंटरमीडिएट स्टेज होता है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में जाएंगे, जो सिर्फ वही लोग जो कि डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग चले जाएंगे, जबकि जो एवरेज स्टूडेंट्स रहेंगे उनको फिर वोकेशनल कोर्सेज में डाल दिया जाएगा 8th स्टैंडर्ड के बाद ही, ठीक है। तो सिर्फ अच्छे बच्चे जो थे, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जो उनको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टेज पे डाला जाता है, एवरेज स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद अगर आपका यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट करना था तो एडमिशन जो है उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया कि सभी लोगों के एडमिशन जो है वो होंगे भी नहीं यूनिवर्सिटीज़ में। तो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप्स जो हैं वो लिए गए, ठीक है। फिर आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, 1937 की होती है। तो अब होता क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है एजुकेशन पर, ये ऑर्गेनाइज़ की जाती है अक्टूबर 1937 में वर्धा में, जिसमें जाकिर हुसैन कमेटी जो है वो फॉर्मुलेट की जाती है इस रेजोल्यूशन के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग ये बेसिकली कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज़ की होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, और जाकिर हुसैन कमेटी जो है वो वहाँ पर फॉर्मुलेट करती है एक बहुत ही नेशनल स्कीम जो है बेसिक एजुकेशन के लिए, ये फॉर्मुलेट की जाती है। इसका एम बेसिकली यही होता है कि हम एक्टिविटी से लर्न करें, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। काफ़ी चाइल्ड सेंटर्ड स्कीम होती है ये, और कोऑपरेटिव एजुकेशन की यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। और ये बेसिकली गांधी जी के आइडियाज़ यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं हरिजन में, तो उनके ही आइडियाज़ पर बेस्ड होती है ये, कि जितने भी गांधी जी के आइडियाज़ जो हैं वो, उनका आर्टिकल्स था ना, वीकली आर्टिकल जो हरिजन था, वीकली आर्टिकल, तो उसमें ये उनमें जो पब्लिश्ड है सीरीज़ ऑफ आर्टिकल उस पर बेस्ड थी है। तो गांधी जी का जो थॉट था वो ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसने एक गल्फ बना दिया था एजुकेटेड जो मास था, जो एजुकेटेड फ्यू थे ना, जो कुछ लोग एजुकेटेड थे उनके बीच में, और जो बाकी के जो मासेस हैं उनके बीच में एक गल्फ सा बन गया था, ठीक है। तो अब क्या था, ये वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू हुआ था, बट इसकी वजह से जो आपके एजुकेटेड एलीट थे वो भी इनफेक्टिव हो गए थे। तो दोनों ही चीज़ें हुई थी। तो इसलिए इस स्कीम के थ्रू कुछ प्रोविजंस जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, कुछ लाए गए थे, जैसे कि बेसिक हैंडीक्राफ्ट जो है वो सिलेबस में लाना चाहिए। पहले जो 7 साल हैं स्कूलिंग के, उसको एक इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए फ्री एंड कंपलसरी नेशन वाइड एजुकेशन सिस्टम का। और ये जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम जो होना चाहिए, नेशन वाइड एजुकेशन सिस्टम, ये आपकी मदर टंग में ही होना चाहिए, मतलब हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप सेकेंड क्लास से क्लास 2 से लेकर के अगर आप 7वीं क्लास तक हो, तो तब तक तो आपको हिंदी में ही पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद 8th क्लास से आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगी, इंग्लिश में पढ़ोगे आप, ये चीज़ बात हुई, ठीक है। अब जितने भी आप कम्युनिटी से कांटेक्ट रखने का जो भी आप तरीके निकालना चाहते थे, तो स्कूल्स के आसपास जितनी भी कम्युनिटीज़ थी उनसे कांटेक्ट रखने का जो भी सिस्टम था वो सर्विस के थ्रू हो सकता था, ठीक है। ये रिकमेंडेशन की गई। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आई थी कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी 1939 में, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया था, तो इस वजह से ये जो स्कीम थी पूरी, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं आया था इस आइडिया में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन ही कर दिया था। तो ये चीज़ हो गई थी, इसलिए ये सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, बट अच्छा एक फॉर्मुलेशन किया था इन लोगों ने, अच्छा प्लान किया था। फिर सर्जन प्लान आता है 1944 का,
ठीक है। तो सर्जन प्लान का एम होता है कि हम 40 सालों में एक एजुकेशन लेवल अचीव कर लेंगे, जो इंग्लैंड में था उसके लेवल का हम एजुकेशन लेवल जो है वो अचीव कर लेंगे। अडल्ट लिटरेसी हम लोग लेकर के आएंगे 20 सालों के अंदर अंदर। ये सर्जन प्लान का मेन एम था, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की गई थी, अलग अलग रिकमेंडेशन थी। जो ये सर्जन प्लान जो था वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन था 1944 का, उसके द्वारा ये वर्कआउट किया गया था। उसका रिकमेंडेशंस अलग अलग थे, जैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए वो फ्री यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। 6 से 11 साल के बच्चों के लिए फिर हायर एजुकेशन होनी चाहिए 11 से 17 साल के बच्चों के लिए, और वो भी सिलेक्टेड बच्चों के लिए होनी चाहिए। फिर यूनिवर्सिटी कोर्स होगा कि 3 साल का हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी के बाद। फिर हाई स्कूल्स भी 2 तरीके के निकाले गए उन्होंने, एक एकेडमिक स्कूल हो गया और दूसरा एक टेक्निकल और वोकेशनल स्कूल हो गया, जो मैंने आपको बताया भी था एकेडमिक में कौन जाएगा, टेक्निकल वोकेशनल में कौन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एडिक्वेट टेक्निकल कमर्शियल और ये आर्ट्स एजुकेशन वगैरह भी प्रोवाइड करने को कहा गया। इंटरमीडिएट कोर्स को अबॉलिश करने के बारे में बात की गई थी, ठीक है। जो अडल्ट लिटरेसी है 20 साल में, उन्होंने कहा ही था कि हम लोग तो पूरा इलिटरेसी को हटा देंगे और 20 सालों के अंदर अंदर। टीचर्स ट्रेनिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था इसके थ्रू, और फिज़िकल एजुकेशन पर भी स्ट्रेस दिया गया था, मतलब स्पोर्ट्स में स्ट्रेस दिया गया था, और जितने भी फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप लोग थे उनके लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो तो ये था कि 40 सालों के अंदर हम सेम लेवल ऑफ एजुकेशन ले आएंगे, जैसा इंग्लैंड का है वैसा हम भी बना लेंगे। बट ये एक बहुत ही बोल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ज़रूर थी, और इसकी प्रॉब्लम क्या हुई थी, इसने कोई मेथडोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई प्रपोज ही नहीं की थी। कैसे ये प्लान इम्प्लीमेंट हो पाएगा वो चीज़ आई ही नहीं, इसलिए आइडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल दिखाई दिया था। और साथ ही साथ जो इंग्लैंड की अचीवमेंट के आइडियल थे वो सारे आइडियल्स हो सकता है कि इंडियन कंडीशन को सूट नहीं किए, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था इनका ये पूरा एम, और इनकी कोई मेथडोलॉजी थी ही नहीं कि ये सारी चीज़ें जो हम अचीव तो करेंगे, पर हम करेंगे कैसे ये सब चीज़ें, तो वो मेथडोलॉजी मिसिंग थी यहाँ पर। आफ्टर दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में हम बात करते हैं कि एजुकेशन कैसी रही थी पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो सबसे पहले तो राधाकृष्णन कमीशन आती है 1948 से 49 की, ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर ये कमीशन बनाई जाती है, जिसमें 12 साल का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के बारे में बात किया गया। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में ये कहा गया था कि हमें जो स्ट्रेंथ है और जो एग्ज़ामिनेशन है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। इंग्लिश को हम जल्दबाजी में रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश को अभी रखा गया था। ऐसा नहीं है कि बस इंडिपेंडेंस के बाद इंग्लिश को तुरंत रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं किया गया था। फिक्स सेशन किए जाएंगे एंड यूजीसी को लाया जाएगा मॉनिटर करने के लिए। एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, साथ में ग्रेजुएशन डिग्री की कोई नीड नहीं थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने के लिए। फिर नेक्स्ट चीज़ थी जो आपकी रूरल यूनिवर्सिटीज़ थी उनको शांति निकेतन और जामिया मिलिया के मॉडल पर लाया गया। फिर फेडरल लैंग्वेज जो है उसको यूज़ किया गया इंस्ट्रक्शन के लिए, और अगर फेडरल लैंग्वेज और अदर टंग जो है वो अगर अलग अलग है तो आपका फेडरल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो आप इंस्ट्रक्शंस के लिए। फिर आफ्टर दैट इंडियन लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए। अगर फेडरल लैंग्वेज और मदर टंग जो है वो दोनों सेम है तो आप इंडियन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो इंस्ट्रक्शन के लिए। फिर 3 ऑब्जेक्टिव की बात यहाँ पर की गई थी हायर एजुकेशन के लिए, एक सेंट्रल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, ठीक है। ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव थे हायर एजुकेशन के लिए। यूजीसी को कब इस्टेब्लिश किया गया था 1953 में, एंड इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1956, ठीक है। फिर दूसरी कमीशन आई थी कोठारी कमीशन, 1964 की ये कमीशन थी, जिसमें यूके, यूएसए, यूएसएसआर, यूनेस्को, यहाँ के जितने भी एक्सपर्ट थे उनके द्वारा ये असिस्ट की गई थी कमीशन। यूनिवर्सिटी में और एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई थी कि जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे आपको एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। फिर तीसरी चीज़ आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई थी कि 14 साल की उम्र के बच्चों तक आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पर बात की गई थी, तो मदर टंग, एक हिंदी और एक इंग्लिश। फिर 6% नेशनल इनकम का इन्वेस्टमेंट जो है वो एजुकेशन को जाना चाहिए।
फिर टीचर ट्रेनिंग के ऊपर और एम्फेसिस किया गया था, इसमें टीचर ट्रेनिंग को लाया गया था, बढ़ावा दिया गया था। एजुकेशन को आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी आपको एजुकेशन का डेवलपमेंट करना चाहिए। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को ही इनकलकेट करना चाहिए एजुकेशन के लिए। फिर 1976 में एजुकेशन जो है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ही रखा गया एंड 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, जिसमें हमने एजुकेशन पॉलिसी कैसी थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो भी डिस्कस किया। साथ में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई थी, मेन एजुकेशन पॉलिसीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रिटिश पॉलिसी फॉर प्रेस ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। एंड इस कोर्स की डिटेल्स के लिए आप synopsisis.in इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। साथ में आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।